अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड एंगल, राइट। अब देखो बॉन्ड एंगल मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, दो बॉन्ड में जो एंगल होगा उसको हम कहेंगे बॉन्ड एंगल। एंगल बिटवीन द बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल। अब जैसे कि देखो बट हाँ, अब वाटर का मॉलिक्यूल जो आप निकालते हो, जैसे कि अब तक आपको बताया गया है, आप क्या करते हो, ये देखो ऑक्सीजन है और उसके साइड में दो हाइड्रोजन है और आप एक एक बॉन्ड फॉर्म करते हो और ये हो गई उसकी लोन पेयर। मतलब इस तरीके से आप उसका लुईस स्ट्रक्चर निकालते हो। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है वो ज्योमेट्रिकली करेक्ट नहीं है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर आपने निकाला है वो राइट है, किस हिसाब से, मतलब इसमें कितने बॉन्ड्स हैं, इसमें कौन सा बॉन्ड है, जब मतलब जैसे कि कोवैलेंट बॉन्ड है या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस तरीके से ये एकदम राइट है। लेकिन अब आगे आपको कुछ थियरीज देखनी है, वैलेंस बॉन्ड थियरी। इसमें क्या बताया जाएगा आपको कि उस बॉन्ड का मतलब उस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री, हर एक मॉलिक्यूल को उसकी ज्योमेट्री होती है, वो आपको आगे है। वाटर का मॉलिक्यूल जो आप देखोगे तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, लेकिन इसकी ज्योमेट्री जो है वो कुछ ऐसे है, जैसे कि ऑक्सीजन और ये हो गए उसके दोनों हाइड्रोजन, और इन दोनों में जो एंगल है उसको हम बोलेंगे बॉन्ड एंगल, राइट। और ये तो हो गई बॉन्ड लेंथ, ये तो आपको पता है। अब ज्योमेट्री निकाल के आपको बॉन्ड एंगल कैसे निकाल लेंगे वो आपको आगे है, वो आप आगे देखिए। अब नेक्स्ट देखो क्या बताया है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब कैसी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड ऑर्डर किसकी, अगर दो स्पीसीज है, मतलब दो कोई भी मॉलिक्यूल होंगे, तो यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उस मॉलिक्यूल में वो सेम होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट देखो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, राइट। अब कार्बन में कितने होते हैं, वह टोटल इलेक्ट्रॉन 6, और ऑक्सीजन में कितने हैं 8। अब अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूं मैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं लेने हमें, तो इनका एडिशन होगा 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल। वैसे ही अब अगर आप N2 का मॉलिक्यूल लोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नाइट्रोजन में कितने होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन 7, ऐसे कितने नाइट्रोजन है 2 है, तो इसमें भी कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन 14। मतलब ये दो मॉलिक्यूल अलग अलग तो है लेकिन इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन है 14, मतलब सेम। तो इनकी स्टेटमेंट क्या है, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है मतलब इलेक्ट्रॉन सेम है, तो उनकी बॉन्ड ऑर्डर भी कितनी होगी, सेम होगी। मतलब बॉन्ड ऑर्डर कैसी होगी, सेम। जैसे कि यहां पर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ इसमें कितने बॉन्ड है 1 2 3, मतलब इसकी बॉन्ड ऑर्डर हो गई 3। और N2 का अगर मॉलिक्यूल आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, यहाँ पे भी 5। सो अभी आपको लुईस स्ट्रक्चर आता है ड्रॉ करने के लिए, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, वो आप देख लो, इसकी बॉन्ड ऑर्डर हो गई 3। आगे है डाइपोल मोमेंट। वो शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें देखो। अगर कोई भी बॉन्ड है, सपोज ये है और सपोज ये दूसरा बॉन्ड है A+B-, अब ये जो पहला वाला है इसमें आप कहोगे कि कोवेलेंट बॉन्ड है और इनमें है आयोनिक बॉन्ड, राइट। इनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी बॉन्ड हो, चाहे वो कोवेलेंट हो या फिर आयोनिक हो, तो फिर कोई भी बॉन्ड
प्योर कोवेलेंट या फिर प्योर आयोनिक नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? देखो 100% कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, उसी तरीके से 100% आयोनिक बॉन्ड नहीं होता। तो फिर बॉन्ड कैसा होगा? अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें थोड़े से तो आयोनिक कैरेक्टर दिखाई देते हैं, और अगर बॉन्ड आयोनिक है तो उसमें भी थोड़े से कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाई देते हैं। यह आया समझ में? तो देखो यहाँ पर दो कंसेप्ट्स है, एक आज हम पढ़ेंगे वो है डायपोल मोमेंट और दूसरा है फजन्स रूल, वो आप आगे देखोगे। तो डायपोल मोमेंट क्या बताता है हमें कि इट इज एप्लीकेबल टू पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। अब देखो बॉन्ड के टाइप्स भी हमने देख लिए हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो आप उसको कौन सा बॉन्ड बोलोगे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि आपने ये देखा HCl, मतलब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा और ये होगा मोर इलेक्ट्रो निगेटिव। तो ये इनमें जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट ही है, लेकिन कौन सा कोवेलेंट? पोलर कोवेलेंट। और दूसरा बॉन्ड हमने देखा था नॉन पोलर, मतलब जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर बहुत ही कम होना चाहिए, राइट। जैसे कि देखो Cl2 का मॉलिक्यूल हमने देखा था, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब इनका डिफरेंस क्या हो गया? 0 हो गया। तो इनमें जो बॉन्ड है वो है नॉन पोलर कोवेलेंट, राइट। तो ये डायपोल मोमेंट कहां पे अप्लाई होती है? जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, मतलब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। ये एक बात क्लियर हो गई। अब आगे क्या बताया है देखो, डायपोल मोमेंट मेजर आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज इंपॉर्टेंट। कोवेलेंट बॉन्ड अगर है, जैसे कि देखो यही लेते हैं हम, पोलर है, कोवेलेंट भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर होता है, वो मेजर करने का काम किसका है? डायपोल मोमेंट का। ठीक है, वो कैसे मेजर करते हैं वो आगे देखेंगे, पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, फर्स्ट थिंग, इसको डायरेक्शन है, राइट। तो देखो यहां पर ए और बी, इनमें है ये बॉन्ड दिखाई दिया है, और ये जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये जो है ए है इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। तो इनमें जो है ये हो गई आपकी लेंथ, मतलब बॉन्ड लेंथ, राइट। अब आके इसका फॉर्मूला, इसको डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू इज इक्वल टू मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू लेंथ। ये बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पे कोई कैलकुलेशन नहीं है हमें। ये हो गया उसका फॉर्मूला, ठीक है। अब आगे ये आयोनिक कैरेक्टर कैसे बताता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे कि अगर आप देखोगे क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो एक बात याद रखनी है आपको, कुछ चीजें इससे रिलेटेड पीरियोडिक टेबल में भी होंगी आपको। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, मतलब जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की तो जैसे कि सेंटर में होते हैं, मतलब दोनों को इक्वली डिवाइड किए होते हैं, मतलब शेयर किए होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए गए हैं वो थोड़े से कहां पर शिफ्ट होंगे? क्लोरीन की तरफ। याद रखो, आप बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए हैं वो ज्यादा किसकी तरफ जाएंगे? कंप्लीटली शेयर नहीं होंगे, सिर्फ उसका क्लाउड जो है वो कहां पर जाएगा? खींचा चला जाएगा क्लोरीन की तरफ। इसीलिए अगर क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड गया, मतलब इसकी वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऐसे मान के चलो, मतलब वहां पर चार्जेस जनरेट हो गए। तो कौन से होंगे? डेल्टा निगेटिव, और यहां पर होगा डेल्टा पॉजिटिव, मतलब थोड़ा सा निगेटिव चार्ज बढ़ गया और इसका चार्ज घट गया, यही हो गया। और ये किसकी वजह से है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से।
राइट। ऐसा नहीं लग रहा कि ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ट्रांसफर हो गए हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है, हालांकि ये हुए नहीं है। मतलब इसमें थोड़ा सा तो आयोनिक कैरेक्टर है। आयोनिक कैरेक्टर मतलब क्या, इस पे चार्ज होना, तो यहां पर भी चार्जेस जनरेट हुए हैं। ये कैसे चार्जेस है, पार्शियल, ये भी याद रखो। पार्शियल मतलब थोड़े से, कंप्लीट मतलब एक एक तो कंप्लीट पॉजिटिव या फिर कंप्लीट नेगेटिव, पार्शियल मतलब थोड़े से, इसीलिए उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया चार्जेस से रिलेटेड, तो उसमें आयोनिक चार्ज आता है, ये तो क्लियर हो गया। मतलब ये है तो कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, इसमें थोड़े से आयोनिक कैरेक्टर दिखाई देते हैं। आयोनिक कैरेक्टर दिखना मतलब क्या, आयोनिक का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होके चार्जेस आना, लेकिन उसका बिहेव भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उससे थोड़े से चार्जेस जनरेट हो गए हैं, वो भी किसकी वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। और ये भी हमने देखा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं, जैसे कि यहाँ पर, यहाँ कहां पर हुए, क्लोरीन की तरफ। मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी तरफ उसका डायरेक्शन होगी, मतलब ये एरो होगा। ठीक है। अब वेक्टर का क्या होता है, अगर सिंपल सी बात है, वेक्टर में अगर दो वेक्टर, अगर ये देखो, ये अगर वेक्टर है, सपोज इसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, इस डायरेक्शन में है, और दूसरा एक वेक्टर है, इसका ही मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट ही, लेकिन डायरेक्शन जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट है। तो फिर वेक्टर में आपको पता है कि अगर इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर हो तो उनका सब्ट्रैक्शन होता है और वो कैंसिल कर देते हैं, राइट। वो आप वेक्टर चैप्टर एक बार देख लो तो आपको ये आ जाएगा। अब देखो यहां पर एक मॉलिक्यूल दिया है BeCl2, तो इसमें क्या होगा, अगर आप देखो बारीकी से देखना, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर शिफ्ट होंगे, मतलब इसका एरो कहां पर आएगा, क्लोरीन की तरफ, और यहां पर भी क्लोरीन की तरफ ही जाएगा। अब यहाँ पे Be और Cl में जो बॉन्ड है उसकी जो लेंथ है, सपोज x है, तो वही लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड यहां पर भी होगा, क्योंकि बॉन्ड तो सेम है ना, BeCl BeCl, बस इसकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है, अपोजिट है। तो ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, मतलब इसका नेट रिजल्टेंट जो है, जो कि हम म्यू से दिखाते हैं, वो आएगा 0, राइट। मतलब डाइपोल मोमेंट ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इज 0, और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ये जो है वो आप धीरे धीरे सीखोगे, बस ये चीजें याद रखो, आगे आपको आ जाएगा। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो यहां पर BF3। सिमेट्रिकल मतलब क्या, सिंपल देखो, अगर आप कोई भी चीज हो, आप उसको सेंटर से अगर काट देते हो और उसके दो इक्वल इक्वल पार्ट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो उसको आप बोलोगे सिमेट्रिकल। अगर उसके दो डिवाइड करने से इक्वल पार्ट नहीं हो रहे हैं तो वो सिमेट्रिकल नहीं है, उसको आप कहोगे अनसिमेट्रिकल। और ये देखो BeCl2, इसको आप जो अगर सेंटर से काटोगे तो मतलब इक्वल पार्ट हो जाएंगे, ये सिमेट्रिकल है। उसी तरीके से BF3 देखो, ये भी सिमेट्रिकल है, क्योंकि आप कहीं से भी काटो, ये मतलब सेंटर से काटना पड़ेगा। ये अगर आप यहां से काटोगे, जो पार्ट है यहाँ ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम है, मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल। मतलब इसकी भी डायपोल मोमेंट कितनी होगी, 0, राइट। लेकिन हमें कैसे आती है देखो, B और F
सिंपल सी बात है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये जो एरो है वो जाएगा यफ की तरफ, सारी तरफ, मतलब सभी यहां पर यफ है तो यफ की तरफ एरो जाएगा इसका। तो ये आएगा, मतलब यहां पर चार्ज आएगा डेल्टा नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है, यहाँ आप करेक्ट कर दो। और यहां पर भी ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। तो ये कुछ वेक्टर्स आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, उसका अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे, ये आपको एक वेक्टर पकड़ना है और ये दोनों जो है इसका अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे तो वो आएगा कुछ इस डायरेक्शन में, वो आपको वेक्टर में पता चलेगा। तो ये जो दो वेक्टर्स है, ये और ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन आएंगे, तो इसका भी रिजल्टेंट कितना आएगा, 0। मतलब डाइपोल मोमेंट ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कितना आएगा, 0। आगे है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल हमने देखा था। ऑक्टेट रूल में हमने क्या सीखा, हर एक मॉलिक्यूल जो है बॉन्ड फॉर्म करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, राइट? या फिर ऑक्टेट कंप्लीट होने से ही, ऑक्टेट कंप्लीट होने से ही उस मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है। तो उसमें कुछ लिमिटेशन दिखाई है। पहला लिमिटेशन, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल। ऐसे कुछ मॉलिक्यूल दिखाई दिए जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब सबका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जैसे कि देखो यहां पर BF3, एफ का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन बी का, बोरॉन पे तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। आप काउंट कर लो बाद में, 3 बॉन्ड है मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 मतलब ये तो इनकम्प्लीट रह गया। यहां पर क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, एक बॉन्ड करता है क्लोरीन, लेकिन बेरिलियम की बात करोगे तो इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट है एक्सपांड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। मतलब यहां पर देखो, अगर क्लोरीन का तो ठीक है, पेरिफेरल के तो ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, वो चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, खाली सेंट्रल एटम को देखो। फास्फोरस कितने बॉन्ड किए हैं, 5, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए, 8, मतलब ऑक्टेट एक्सपांड हो गया। यहां पर भी देखो सल्फर कितने बॉन्ड किए हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट? 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके पास कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 12, मतलब इसका भी ऑक्टेट एक्सपांड हो गया। नेक्स्ट है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन जैसे कि ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है 2 बॉन्ड करने के बाद, लेकिन नाइट्रोजन की तरफ अगर आप देखोगे तो इसके पास है 5 ऑलरेडी और ये 2 बॉन्ड के, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन है, बस 7 इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर है, बस यही बताया है। और यहां पर भी देखो ऑक्सीजन का तो ये मतलब इनका दोनों का कंप्लीट है, लेकिन नाइट्रोजन के पास फिर कितने हैं, 7, मतलब ये कुछ लिमिटेशन दिखाई गई जो कि फॉलो नहीं कर रहा ऑक्टेट रूल को। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे दिखे जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कुछ ऐसे दिखे जिनका एक्सपांड है, और कुछ में ऐसे दिखे कि ऑड इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट क्या है, नोबल गैस आल्सो रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड। हमने अब तक क्या देखा था, जो नोबल गैसेस होते हैं जैसे कि नियॉन, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, मतलब एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें वैलेंस शेल में, तो वो तो ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब वो तो पार्टिसिपेट नहीं करने चाहिए बॉन्ड में, लेकिन वो भी रिएक्ट होते हैं। ये मतलब ये एक नवी न्यू बात है कि वो भी मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब ये सब ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे, बस यही लिमिटेशंस है।